नमस्ते। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय तो अपने दूसरे देश चला जाता है, अपने फैमिली अपने रिलेटिव सबको छोड़ छाड़ कर। और विनीता जो काफ़ी वक्त से इमोशनल सिकनेस को फेस कर रही होती है, मूड स्विंग्स ऐसे फेस कर रही होती है जैसे उसे लगा हो कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आया था, लेकिन वो श्योर नहीं है। इस वजह से वो अपनी सास यानी अपनी माँ के साथ बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो कहती है कि ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। फैमिली वगैरह को ये बात नहीं बताई जाती है कि ऐसा कुछ है, पर रात हो जाती है तो रात में तो कोई डॉक्टर के पास जा नहीं सकता। तो सुबह होते ही सभी लोग के जाने के बाद वो लोग तैयारी करते हैं, खुद को तैयार करते हैं। उसकी गोतनी कहती है कि भाभी अब कहाँ जा रही हैं, जिस पर वो आखिर में अपनी गोतनी से कहती है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जिस पर वो कहती है क्यों जा रहे हैं, और वो तीनों इकट्ठे एक जगह सर रख कर के बात कर रही होती है, जैसे कानाफूसी कर रही हो। वो इतना धीरे धीरे बोल रही होती है कि उधर से उसका बेटा ईशांत आते हुए उन तीनों का सर टकरा देता है। विनीता कहती है क्या मजाक है भाई। फिर वो अपने देवर को देखती है और कहती है देवर जी, ये करना नहीं चाहिए था आपको। जिस पर वो कहता है आपकी बातें इतनी भी धीरे नहीं है कि मैं सुन नहीं सकता कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। पहले तो वो खुद ही बोलता है, उसके बाद सोचता है क्या मैं सच में चाचा बनने वाला हूँ। हाय, मेरी उम्र ही क्या है, मैं चाचा कैसे बन सकता हूँ। मैं तो अभी 20-22 साल का हूँ। ओह गॉड, मैं इतना जल्दी चाचा कैसे बन सकता हूँ। ओह नो 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 नो, मैं अभी चाचा नहीं बन सकता। विनीता कहती है तुम्हें चाचा बनना है या ना बनना, ये तुम तय कैसे कर सकते हो। बात तो सही है भाभी, मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन भैया तो तय कर सकते हैं ना, मैं उनको कॉल करके कहता हूँ। जिस पर वो कहते हैं चुप करो, अभी कुछ भी श्योर नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। जिस पर वो कहता है तो आप लोग बस इसी बारे में बात कर रही हैं, मतलब श्योरिटी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बातचीत कर रही हैं। देखो, तुम्हें ये बात सुनने किसी ने नहीं कहा था। वो कहता है बात तो सही है, मैं तो सुनना नहीं चाहता था, पर मेरे कानों में आ गई ना तो मैंने सुन लिया। अब चुप रहो, अपना कॉलेज जा रहे हो ना, जो जाओ। वैसे आज इतने लेट से क्यों जा रहे हो। 10 बजे जाते हो ना हर टाइम, आज 11 बज रहे हैं। हाँ भाभी, लेकिन क्या है ना, शायद मेरी किस्मत ख़राब थी, या फिर शायद मुझे ये जानने की कारी मिल गई कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। गुड न्यूज़ अच्छी है ना, इसलिए। तुम्हें तो पसंद नहीं है। अरे कैसे नहीं पसंद आएगी, थोड़ा अजीब लगता है। अभी तो मैं खुद छोटा बच्चा हूँ, और कोई मेरे से भी ज़्यादा छोटा इस घर में आएगा, मतलब थोड़ा हैरानी की बात है। और लेकिन फिर भी चलो ठीक है। उस पर उसकी माँ उसके कान को खींचते हुए कहती है क्या कहा तूने, तू छोटा बच्चा है। हाँ, क्यों नहीं हूँ। जिस पर वो कहती है तो तू इतना छोटा बच्चा है कि तू अपनी माँ को गोद में उठा करके हॉस्पिटल भागा था। अरे माँ, मैं फिर भी तो आपका छोटा लाडला सा बच्चा हो कर रहूँगा ना। किसने कहा कि तुम लाडले से छोटे से बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बिल्कुल नहीं हो। उनकी यहाँ मस्ती चली रही होती है कि तभी घर में काम करने वाली सब आ जाती है, जो अब पापड़ अचार ये सब देखती है। वो उनकी मस्ती को देखकर हंसती है और कहती है कि ये तो उनका रोज़ का है। ये कहते हुए वो काम कर रही होती है। वो फिर सोचती है कि कहीं हम लोग काम पे जल्दी तो नहीं आ गए ना, ये तो कभी घर पे नहीं रहते, हम तो ये मस्ती शाम को देखते हैं। फिर वो घड़ी देखती है कि हाँ, हम लोग तो ठीक टाइम पे आए हैं, 11 बजे। ये तो
आज जल्दी नहीं गए हैं काम पे, स्कूल कॉलेज। जिस पर वो कहते हैं, फिर हंसी मजाक के बीच में उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि घर में गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि ईशांत कह देता है बातों ही बातों में कि आप मुझे मार क्यों रही हैं, मेरा भतीजा देखेगा तो क्या कहेगा। ये सुनकर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कौन बच्चा लेता है। ये कहकर वो लोग काम करने लगते हैं और हंसी मजाक देख रहे होते हैं। और ये बात सुनकर फिर उसकी चाची भी रुक जाती है और वो शांत होकर अपनी भाभी से कहती है, वो फिर अपने बेटे का कान के पकड़ के को उससे खींचते हुए कहती है, सुनो बेटा, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि कुछ सही नहीं है। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा कहीं पे भी। फिर वो कहता है क्या मैं कॉलेज जाऊँ। जिस पर वो कहती है तू मेरा बेटा है, डाउट हो रहा है मुझे कि तू अपना मुंह बंद रख पाएगा कि नहीं। जिस पर वो कहते हैं नहीं ईशांत कि मैं आपसे ज़्यादा मैं आपके पति का बेटा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर मेरे पापा का साइलेंट वर्जन भी है, ठीक है। आपका अकेला वायलेंट वर्जन नहीं है मेरे अंदर। जिस पर वो कहती है बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है, अपने दोस्तों के बीच में हल्ला मत करना। जिस पर वो कहता है नहीं करूँगा माँ, घर की बात बाहर नहीं जाते, मुझे पता है, मैं नहीं करूँगा ऐसी कोई हरकत। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो भी कॉलेज चला जाता है। कॉलेज जाने के बाद वो उसका मन तो कॉलेज में ज़्यादा लग ही नहीं रहा था। अपने मन में जो एक्साइटमेंट पड़ा है कि मैं चाचा बनने वाला हूँ, उस एक्साइटमेंट के साथ वो घूम रहा होता है। उसके दोस्त पूछते हैं क्या बात है यार, तू इतना खुश क्यों है। जिस पर वो कहता है अरे कुछ नहीं यार। जिस पर उसका दोस्त कहता है घर पे कुछ हुआ है क्या, तेरे भैया सुने चले गए हैं, तू भी तो अपने भैया जैसा पढ़ने में तेज नहीं है, तो क्या सोच रहा है, तू कुछ और करेगा अपने भैया के। यहाँ पे वो अपनी भाभी का चाचा बनने का कॉन्सेप्ट भूल ही जाता है। वो उल्टा ये सोच में पड़ जाता है कि मेरे भैया इतने मेहनती, इतने अच्छे इंसान हैं, मुझे भी उनके बराबर कुछ तो अच्छा करना ही होगा। जिस पर वो भी सोचता है अपने दोस्तों की बातों में पे गौर करते हुए कि उसे भी अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बेहतरीन इंसान खुद को बनाना चाहिए। ये सोचकर वो अपने लेक्चर कॉलेज के प्रोफेसर के पास चला जाता है और कहते हैं कि सर, आप अक्सर मेरी तारीफ़ करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि तुम तो अकाउंट्स लेकर पढ़ रहे हो ना, तो तुम अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो। अच्छा, तो क्या मैं अकाउंट्स में मेजर कर सकता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करने को तो कुछ भी कर सकते हो। ज़िंदगी में इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम बनने की इच्छा हो तुम्हारे अंदर तो तुम बन सकते हो। वैसे क्या क्या इसमें होते हैं। जिस पर वो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर वो कहता है मुझे अगर पता होता तो मैं आपसे पूछने थोड़ी ना आता सर। जिस पर वो कहते हैं कि देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाते हैं और बेहतरीन मुकाम पर लेकर जाते हैं। तुम कौन से इंसान को मानते हो, अपना आइडल किसे मानते हो। जिस पर वो कहता है मैंने तो कभी किसी को अपना आइडल नहीं माना, मुझे पता ही नहीं कि मुझे किसे अपना आइडल मानना चाहिए। वैसे तो मैं सबका फ़ैन हूँ, मतलब आई रिस्पेक्ट दैट ऑल पर्सन, बट आई डोंट लाइक वन पर्सन। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक इंसान को कैसे कोई पसंद कर सकता है। मैं पूरी ज़िंदगी भी एक इंसान को पसंद नहीं कर सकता। जिस पर वो हंसते हैं और कहते हैं
तो तुम रिश्तों में कैसे पसंद करते हो अपनी माँ को? माँ तो माँ होती है। मतलब आप बोले ना मतलब आइडल के तौर पर, मैं किसी को आइडल नहीं मानता, क्योंकि हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो या गलत हो सकता है। मतलब मैं उसे अपने से सही और गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? मेरे हिसाब से आइडल तो वो होते हैं जिनके जीवन का अंत हो चुका है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जो इस दुनिया में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके फ़ैन बनाए जा सकते हैं, वो फ़ैन बन सकते हैं, लोग उनके फ़ैन बन सकते हैं, पर उन्हें आइडल मानना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मे बी वो हो सकता है कि आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कल को तो हो सकता है वो वैसे ना रहे, या उनका आखिरी समय वैसा ना गुजरे जैसा आज उनका गुजर रहा है। तो ये कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। और हो सकता है कि जैसे वो आज हैं, जैसे उनका बर्ताव वैसा आने वाले वक्त में ना हो। आज वो असफलता की राह पर है तो वो बहुत विनम्र रहते हैं, फिर सक्सेस होने के बाद वो अलग तरह से बर्ताव करते हैं सबके। तो ऐसे इंसान को आइडल मानना मुझे नहीं लगता कि सही है। वो उल्टा कहता है शांत अपने प्रोफेसर से कि मेरे हिसाब से आइडल वो होते हैं जिनके पूरे जीवन को हमने देखा हो, जाना हो, समझा हो, जिनकी मेहनत को सच में आखिर तक सराहा जा सके। जैसे कि साइंस की बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे गुरु महात्मा रहे हैं जो बहुत अच्छे साइंस को, मैंने जहाँ तक याद है मुझे, वो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी वो किए थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो जिस पर प्रोफेसर कहते हैं मुझे समझ आ गया तुम कैसे आइडल की बात कर रहे हो। तुम्हें अगर साहित्य की बात की जाए तो तुम्हें ऐसे राइटर आर्यन टैगोर, इस तरह के तुम्हें, जिनके पूरे जीवन को तुमने देखा हो, जाना हो, जिस पर वो कहता है हाँ मतलब मुझे ऐसे ही चाहिए। आइडल का मतलब तो यही होता है मेरे हिसाब से, जिनके पूरे जीवन को मैंने जाना हो। लीडर के तौर पर नेताजी हो गए, पॉलिटिक्स में देखा जाए तो आइडल ऐसे होने चाहिए, ना कि ऐसे जिनके जीवन को अभी तक, जिनका जीवन ही अभी शुरू हुआ है और हम उसे आइडल मानकर उनके कदमों के पीछे पीछे चलते। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आइडल वाली बात है, या वो आइडल बनने के लायक भी है मेरे हिसाब से। आइडल वो होते हैं जिनके कम से कम आधे जीवन को तो हम देखकर, जानकर समझ सके कि हाँ अब इन्हें सराहा जा सकता है, लेकिन आधे जीवन को भी हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, बस उन्हें अपना आइडल मानकर उनके आगे पीछे घूमने लगे। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और आइडल का तो सम्मान किया जाता है, उनका विनम्रता से स्वागत किया जाता है, उनको सम्मान के साथ उनके आदतों और उनके बिहेवियर को अपने जीवन में सम्मिलित किया जाता है, ना कि मतलब उन्हें उनसे ऐसी चीज़ें सीखी जाए जिससे हम बिगड़े, बदतमीज़ हो, हमें ऐसी वाहियात चीज़ें सीखने को मिले जो सही ना हो। जिस पर प्रोफेसर से कहते हैं तुम कब से इतने ज्ञानी हो गए, मतलब तुम तो इतना अच्छा। जिस पर वो कहता है कि वो क्या है ना, मैं तो हमेशा से ऐसा ही था, बस मुझे पता नहीं कि जीवन में मुझे क्या करना है। वैसे तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, इसलिए मैं आपके पास आया था, लेकिन आपके पास भी कोई जवाब नहीं है ढंग का। जिस पर वो कहते हैं कि देखो, जवाब तो मैं सच कहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन वो जवाब तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही तुम्हारे जीवन का फैसला करने का अधिकार मेरा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा फैसला, इसमें कोई और दखल अंदाजी करे
ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है, और ना ही इसे करने का हक किसी और का है। तुम्हें अपने जीवन का हर एक फैसला खुद लेना चाहिए, ना कि किसी और को लेने देना चाहिए। आज अगर मैंने तुम्हें कह भी दिया कि तुम ये करो, तो तुम भले ये करना भी अगर शुरू भी कर देते हो, तो भी तुम्हें इससे खुशी नहीं मिलेगी। उल्टा तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तुम अपने जीवन के खूबसूरत सफ़र को अंधकार में लेकर चले जाओगे, और एक समय आएगा जब तुम्हें ये सक्सेस नहीं चाहिए होगी, तुम्हें इससे खुशी नहीं मिलेगी। तब तुम कहोगे कि मैंने क्यों प्रोफेसर की बात मानी। अगर नहीं मानी होती तो मैं आज कुछ और होता। तुम किसी और को ब्लेम करो, हालांकि ऐसा करना सही भी है। जब कोई इंसान असफल होता है तो उस असफलता का भी दोष वो भाग्य को देता है। तो तुम अगर अपने जीवन में असफल हुए और इस असफलता का दोष तुम मुझे देते हो, तो तुम अपने मन को तो शांत कर सकते हो, लेकिन तुम अपने जीवन के समय को बदल नहीं सकते। और इस बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे या किसी और को तुम्हें कोई भी सलाह देनी चाहिए। तुम्हें अपने भीतर झांकना चाहिए कि तुम्हें आखिर क्या करना है। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे परिवार से आते हो। तुम्हारे पिता, चाचा, मतलब तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े पापा, उनका अच्छा दुकान है बाज़ार में। तुम्हारे भैया बैंकर हैं, तुम्हारी भाभी फोटोग्राफर है। जिस पर प्रोफेसर की बात सुन कहते हैं, ईशांत आपको कैसे पता? जिस पर वो कहते हैं तुम शायद ध्यान में नहीं रखे हो, लेकिन मैंने ध्यान दिया था तुम्हें जब तुम अपने भाभी के घर आए थे। तुम्हारी भाभी जो है वो मेरी एक वक्त स्टूडेंट थी। कहीं ना कहीं उसके जीवन में भी ऐसा ही कुछ था, जिस पर वो कहते हैं कि हम भाभी तो बाहर से पढ़ी है। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मैं ट्यूशन ट्यूटर नहीं बन सकता। भाई, अभी मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, लेकिन एक वक्त था जब मैं भी स्ट्रगलिंग में था। मैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाता था ताकि मेरे अपने खर्चे निकल जाए पढ़ाई के। इस मुकाम तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैंने तुम्हारी भाभी को पढ़ाया है। इस नाते में तुम्हारी भैया और भाभी की शादी में गया था। तुमने तो मुझे देखा नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें देखा। और तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। उस वक्त जब वो छोटी थी, जब मैं उसको पढ़ाता था, मैंने उसमें बहुत सारी प्रतिभा देखी थी। उनमें से एक प्रतिभा थी फोटोग्राफी। पर मैंने उसे हमेशा पढ़ाई में जोड़ दिया, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला टीचर था। तो मैंने उसे पढ़ाया। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मैंने सुना था जब वो विदेश में थी तो वो साइंस लेकर पढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक मामूली सी फोटोग्राफर बनी। जिस पर वो कहता है मेरी भाभी मामूली फोटोग्राफर नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो पहले सोचता था कि वो मामूली ही फोटोग्राफर है, जब तक कि मैंने उसकी तस्वीर मैगज़ीन में नहीं देखी। मैंने उसकी तस्वीर मैगज़ीन में देखी और तब मुझे पता चला कि वो इंटरनेशनल लेवल पे फ़ोटोग्राफ़र रही है, और उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की तारीफ़ दुनिया भर में होती है। उसे बहुत सारे अलग अलग जगह से सम्मान मिला है, और अब वो नेशनल लेवल पे वो करने अपने देश आई है। मैंने सुना है, मैंने उसके ब्लॉग को भी पढ़ा है। आप पढ़ते हैं? जिस पर वो कहता है हाँ,
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है